देखने वाले हैं, बल्कि दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, ये साल उनके लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन गुजरे। आज हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल इसलिए होने वाली है कि 2023 में क्या अचीवमेंट की इंडिया ने, क्या अचीवमेंट की पाकिस्तान ने, क्या खोया इंडिया ने, क्या पाया, क्या खोया पाकिस्तान ने, और 2024 में इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेडिक्शन की जा रही हैं, आज इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान को लेकर और इंडिया को लेकर कुछ प्रेडिक्शन करने वाले हैं। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और बड़ी बात कि पाकिस्तान में हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से अगर बात करें, न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन पे बैन रहा, क्या वजह है बैन करने की, इन चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चौधरी साहब, और आपके देखने वालों को बिलखसूस। इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा पॉपुलर मैगजीन है, उस पे उन्होंने कल उसमें प्रेडिक्ट किया है। और मैं पिछले 3-4 दिनों से घर में ही था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मुसलसल इन चीजों पे रिसर्च कर रहा था कि कौन से वाकयात हैं 2023 के और कौन से वाकयात आगे 2024 में आएंगे। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि तुर्की के अंदर सबसे बड़ा जलजला आया था। 44,000 लोग वहां जो मारे गए थे, और तकरीबन 15,000 लोग मारे गए थे सीरिया के अंदर। लेकिन उसमें सिग्निफिकेंस बात जो मैं जिसका सबसे ज्यादा मैं नाकिद होता हूं वो ये है कि करप्शन इन्वॉल्व थी, कमजोर बिल्डिंगें थी, पैसे लेके उनको लाइसेंस दिए गए थे, और उस पर ज्यादातर लोग जो है मरे थे। दूसरी मैं जो चीज बात बताना चाहूंगा, भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को क्रॉस कर लिया है। भारत की आबादी 1.42 बिलियन हो गई है, और चाइना इज स्टिल ऑन 1.41 उनके बिलियन पर है। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पे पाबंदी लगाई थी, सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की। लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। उससे अगला वाकया हुआ है कि ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया, आजाद कराया ऑलमोस्ट। दुख वाली बात है, ट्विटर के हालात ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंडेड था, लेकिन हमास और तालिबान के ट्विटर अकाउंट तो चल रहे थे। उससे अगली बात जो चलेंगे, चंद्रयान एक बहुत बड़ा स्टेप भारत के लिए। ना सिर्फ वो चांद पे गया, उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, उसको पूरी कौम का मोराल जो है वो बूस्ट हुआ। वो सबसे बड़ा फायदा भारत को उसका ये हुआ। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे चलना चाहूंगा कि भारत को G20 ने बड़ा बूस्ट किया। G20 आया और पूरी दुनिया के स्क्रीन पर आया। मोदी साहब ने, हालांकि उसमें जो है वो प्रेसिडेंट शी और बाइडन ने शिरकत नहीं की, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को उसके अंदर मेंबरशिप दी गई। उसके बाद यूक्रेन की जंग के हालात थे उसमें, उसके बारे में। उसके बाद हमास का जो अटैक है। अगला बात जो जमीन के ये पिछले 12 महीने पिछले साल के जमीन के गर्म तरीन महीने शुमार होते हैं। 1.3 डिग्री जो है वो दुनिया का जो टेम्परेचर है ऊपर गया। यूके के हवाले से लंदन में पहली दफा वेस्ट एंड के ऊपर रमजान में 30,000 लाइटें लगाई गई, और उसका क्रेडिट सादिक खान साहब को जाता है। उससे अगली बात जब हम आगे चलेंगे, चाइनीज करेंसी ने अमेरिकन डॉलर को बीट किया पहली दफा अपने ट्रेड में, और जो उनका हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हैं। दिलशाद भाई, ऐसी जब खबरें पाकिस्तान से आएंगी तो आपको क्या लगता है जो नेबर कंट्री है, बॉर्डर के उस पार के लोग हैं, वो क्या चाहेंगे कि हाँ भाई रिलेशन बेहतर हो जाए? जब उसी दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में जो जो काम किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं, जिनके उसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं, क्या वही लोग चाहेंगे कि जी भाई ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है तो चलो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर कर? मैं अब इनको इस बात पे एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने हमारे APS के ऊपर हमला किया था। अगर उस हमले के जो प्लानर्स हैं वो मुंबई के अंदर पाए जाते होते, बॉम्बे के अंदर, तो क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर लेते? ओहो, हमने तो इंटरनेशनल मीडिया पे कोई, हम इस बात को बर्दाश्त कर लेते? उन्होंने हमारे बच्चों को आगे शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के थे। तो क्या अब वो एक इंडियन, किसी का भाई उसी ने टारगेट किलिंग में मरा होगा, किसी का बेटा मरा होगा, किसी का शौहर मरा होगा, तो जब उन लोगों को इस बात का पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम की तो बात नहीं करता, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और उसका हुक्मरान जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका अच्छा इमेज जाएगा? आप किस मुंह के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए? कुछ पहले आप स्टेटमेंट देते हैं हम 300 जंगें करेंगे, फिर आप स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने एटमी पावर इसलिए बने हैं कि उसका मुकाबला कर सकें, फिर हम कहते हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, फिर आप दाऊद इब्राहिम को लेके बैठते हैं, फिर आप कहते हैं जी हमने अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम जाके यही कहते हैं कि भाई हम तो नेबर के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमारे साथ रिलेशन नहीं चाहते। यकीन मानिए, ऐसी न्यूज़, ऐसी खबर कवर करने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। अंदर से मुझे फील होता है कि यार इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इमेज एक तो ख़राब होगा, दूसरे नंबर पे देखने वाले क्या सोचेंगे कि भाई इस पाकिस्तान से रिलेशन
जनरेशन बेहतर करना है, लेकिन ये मेरी एज ए यूट्यूबर, एज ए जर्नलिस्ट या एज ए सोशल एक्टिविस्ट जिम्मेदारी है कि जो भी सच है कम से कम मैं वो पब्लिक तक लेके आऊँ, या जो खबर है उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन जरूर लूँ। दिलशाद भाई क्या कहेंगे, ये जो सोच है, हमारा जो माइंड सेट है, सबसे पहले तो ये बदलना बहुत जरूरी है, पब्लिक का, यूथ का। हम हमेशा ये आप कह देते हैं जी अदारे अदारे, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ सर। पब्लिक का कोई कसूर नहीं, ये जो अवाम है खामोश रहती है, इसका कोई कसूर नहीं, हमारे हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, मुझे देखें कि इस टाइम पे अगर आप इदारों की बात करते हैं, मैं इदारों के खिलाफ क्यों? सबसे पहले तो हमारे कायदे आज़म ने जो एक थ्योरी दे के गए थे, वो ये दे के गए थे कि हर बंदा, हर इदारा, हर पॉलिटिशियन अपने आईनी हदूद में रह के काम करेगा। तो पहले नंबर पे तो आईनी हदूद जो भी बंदा तोड़ेगा, वो कोई भी इदारा है, तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, और हम एक जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस जरूर करेंगे। ठीक है, लीगल वे के अंदर जो एक पैसिव रेजिस्टेंस होती है, एक्टिव रेजिस्टेंस के हम कायल नहीं है और ना हम कभी करेंगे। ठीक है, तो वो हम करते रहेंगे। और दूसरे नंबर पे पब्लिक की बात। अब पब्लिक का मसला ये कि पब्लिक हमारा चैनल्स जो देखते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो कौन से न्यूज़ चैनल देखते हैं और उनके ऊपर मुझे ये बताएं कि कौन सी खबरें चलती हैं और पैमरा को कंट्रोल कौन कर रहा है। पैमरा हमारा एक इदारा है जी, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल को उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और हमारे, आपको पता है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कौन कंट्रोल करता है? पैमरा तो चीज़ ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी पता चल जाता है कि साल बाद इलेक्शन किसने जीतना है। तो हमारे यहाँ यही, तो हमारे यहाँ जो मेन जड़ है फसाद की, वो यही चीज़ें हैं। और जब तक ये अपने आईनी हदूद के अंदर नहीं जाएंगे, अब देखें हमारी इस टाइम पे लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पीटीआई है, पूरी दुनिया को पता है। अब मुझे बताएं कि हम उनको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं कि वो आके इलेक्शन में कंटेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ओपिनियन हर एक की अपनी अपनी है, पार्टी जिसको भी कोई हमदर्दी नहीं, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमदर्दी नहीं है। मैं हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाला बंदा हूँ, डेमोक्रेटिक बंदा हूँ मैं। तो देखे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसकी ग्राउंड में अच्छी पकड़ है, तो आप उसको क्यों नहीं पावर में आने दे रहे? क्यों नहीं पावर में आने दे रहे? आप उसको, उसके लीडर्स को बंद किया हुआ, सबको बंद कर दिया। आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को भी कैद कर लेंगे ना, तो सर आवाम के दिमाग के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू चले गए हैं ना, वो कभी निकाल नहीं सकते। दुनिया के अंदर सबसे मजबूत चीज होती है आइडियोलॉजी, नजरिया कभी नहीं मरता। ये आप हमेशा ज़हन में रखिएगा। आप चाहे 10 लाख लोगों को कत्ल कर दें, जो इंसानों ने अपने अंदर नजरिया, एक आइडियोलॉजी बना लिया ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आप जितना मर्जी प्रेशर डालें, जितना मर्जी लोगों को उठा के ले जाएं, वो आइडियोलॉजी आप खत्म नहीं कर सकते। और बेहतर यही है, देखिए हमने 75 साल से हम सफर कर रहे हैं, 76 साल से, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए आप हमारे बड़े हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार प्लीज आप अपने हदूद के अंदर रह के काम करें। दिलशाद